हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, जो मृदा वाला टॉपिक है। उसमें हमने जलोढ़ मृदा कर ली थी, काली मिट्टी कर ली थी और लाल व पीली मिट्टी भी कर ली थी, जो कि भारत में पाई जाती है। और उसी श्रृंखला में आज हम मिट्टी का टॉपिक लेकर आएंगे लेटेराइट मृदा का। जो लेटेराइट मृदा है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी अवस्था कैसी होती है, ये भारत में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, और इसमें पोषक तत्व व पौधे कौन से पाए जाते हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर विषय से संबंधित कोई ना कोई जानकारी है रोज मिलती रहती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये अपना भारत का थोड़ा मानचित्र है। जो इधर वाला पोर्शन है वो ज्यादा मैंने बनाया नहीं, हमारे जितना काम का है उतना मैंने बनाया है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा की पहली यहाँ पर खासियत आती है कि जो लेटेराइट नाम है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, पहली बात यहाँ पर आती है अपनी कि लेटेराइट मृदा जो है वो लेटेराइट जो शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अब आपको यहाँ पर एक इमेज दिख जाएगी, उस इमेज में आप ध्यान से देखना। जो ये मिट्टी दिखेगी आपको, ये थोड़ी ईंट के रंग की होगी, थोड़ी ईंट के जैसे होगी, इसीलिए ये इसका नाम लेटेराइट रखा गया है, जो कि ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अगर अगर इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी भारत के दक्षिणी और पश्चिमी यानी थोड़ी यहाँ पर, और दक्षिणी राज्यों यानी यहाँ पर पाई जाती है, थोड़ी यहाँ पर पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, ज्यादा नहीं पाई जाती। ठीक है, ओडिशा महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र व पश्चिम बंगाल जो ना, पश्चिम बंगाल जो अपना पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, वहां पर भी ये थोड़ी पाई जाती है। और कुछ उत्तर पूर्वी भाग यानी जो इधर वाला पोर्शन है वहां पर पाई जाती है। तो मानचित्र में मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेटेराइट मृदा है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, और फिर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पाई जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, और फिर कुछ यहाँ पर भी पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा भाग पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो लेटेराइट मृदा है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी यहाँ पर, और थोड़ी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यह भारत के लिए लाभदायक है। और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये हो गई अपनी क्षेत्र की बात कि जो विस्तार है वो दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी राज्यों जैसे ओडिशा महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्रों व कुछ उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग मतलब मेरा यहाँ से है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो विस्तार है लेटेराइट मृदा का वो। ठीक है, मानचित्र अगर आप देखना चाहते हैं लेटेराइट मृदा का तो उसका इमेज अब आपको यहाँ पर दिख जाएगी, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लो कि इसमें कौन सी मृदा किस तरह से। ठीक है, देख लिया। तो लेटेराइट मृदा को हम अब समझेंगे कि जो लेटेराइट मृदा है वो किस तरह से कौन कौन से क्षेत्रों में लाभदायक होती है। अगर लेटेराइट मृदा की कुछ विशेषताओं की बात करें तो लेटेराइट जो मृदा है वो अम्लीय होती है, थोड़ी गहरी होती है, थोड़ी अम्लीय होती है। लेटेराइट मृदा जो है अम्लीय होती है। जो पीएच होता है इसका वो 6 से कम होता है, वो 6 से कम होता है। तो ये कुछ लेटेराइट मृदा की विशेषताएं हैं कि जो लेटेराइट मृदा है वो अम्लीय होती है, गहरी होती है, पीएच होता है इसका 6 से कम। अब हमने यहाँ पर सारी बातें कर ली, लेकिन हमने यहाँ पर एक बात नहीं की। वो बात क्या है वो और समझा देता हूँ। मैं थोड़ा इसको मिटो लेता हूँ बीचों में से, ताकि मैं आपको आराम से समझा दूँ। यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा मैं इसको मिटो लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो कि जो लेटेराइट मृदा है उसके हमने निर्माण की बात नहीं की। तो यहाँ पर निर्माण के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर दो नाम आते हैं, यहाँ पर एक आता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, और दूसरा नाम आता है उपोष्ण कटिबंधीय। ये दो नाम आते हैं, पहले इन दो नामों को समझेंगे फिर हम इसका निर्माण समझेंगे। तो उष्ण का मतलब है गर्म, ये भी मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा। उष्ण का मतलब है गर्म, गर्म क्षेत्रों में, और उप उष्ण मतलब उष्ण के पास, यानी गर्म क्षेत्रों के पास जो क्षेत्र है उन उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों के पास, उष्ण गर्म क्षेत्रों और गर्म क्षेत्रों के पास
ठंडी और गर्म ऋतुओं के बार बार आने से जिस मृदा का निर्माण हुआ है वो है लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा का नाम, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहां पर जो निक्षालन, निक्षालन मतलब छनना, निक्षालन मतलब छनना, लीचिंग, तो जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर लीचिंग जो होता है उसके रिजल्ट से जो मिट्टी तैयार होती है उसको भी हम लेटेराइट मृदा कह सकते हैं। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण व उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में एक के बाद गर्म व ठंडी ऋतुओं के क्रम से बार बार आने के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। या आप कह सकते हैं कि जो बरसात के मौसम में ज्यादा पानी आने के कारण, छनने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये कुछ चट्टानी मिट्टी होती है जो भारत का अपना दक्षिणी पूर्वी, जो भारत का अपना उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है वहां पर इसमें पर्णपाती, पर्णपाती यानी जिसमें पत्तों के पत्तों निकले हुए रहते हैं, पत्ते से पत्ते जुड़े रहते हैं, वो पौधा होता है एक प्रकार का, और सदाबहार वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन मिलते हैं लेटेराइट मृदा में। और कुछ क्षेत्रों में उपजाऊ की उचित तकनीक अपनाकर बहुत अच्छी खेती की जाती है लेटेराइट मृदा में। और वो खेती की जाती है, पहली खेती आती है अपनी चाय व कॉफी की, दूसरी आती है काजू की। तो चाय व कॉफी में की जाती है कर्नाटक की लेटेराइट मृदा में, केरल की लेटेराइट मृदा में, तमिलनाडु की लेटेराइट मृदा में। और जो काजू की खेती है वो की जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। ठीक है, तो ये चाय, कॉफी व काजू की फसल के भी लिए भी लाभदायक होती है। काजू मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में होता है। जो लेटेराइट मृदा का मैंने आपको नीचे वाला भाग बताया था, यहाँ पर ज्यादा मिट्टी नहीं है विस्तृत क्षेत्र में, और यहाँ पर चाय कॉफी की जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। वैसे चाय के लिए हमारा जो असम राज्य है वो प्रसिद्ध है, और कॉफी के लिए जो हमारी अरेबिका किस्म की जो कॉफी है उसके लिए बाबा बुदन पहाड़ियों से इसकी शुरुआत हुई थी। बाबा बुदन पहाड़ियों नामक से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि जो चाय व कॉफी के लिए जो लेटेराइट मृदा है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इस पर खेती की जाती है चाय व कॉफी की। काजू की जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में। ठीक है, तो ये हो गई अपने लेटेराइट मृदा की। जो लेटेराइट मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है और किस तरह से ये भारत के लिए लाभदायक है। अब हम अगली मिट्टी की बात करते हैं जिसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। तो हमने यहाँ पर लेटेराइट मृदा की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं हमारी मरुस्थलीय वन मृदा की। जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो भारत के अधिकतर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। वो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, जो राजस्थान वाला हिस्सा, मरुस्थलीय हिस्सा, वहां पर ये मृदा पाई जाती है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा मरुस्थलीय मृदा। जो राजस्थान का अपना थार का मरुस्थल है वहां पर ये अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है, जिसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर मानचित्र में देखिए, जो ये वाला हिस्सा ना, जो ये वाला हिस्सा यहाँ तक, जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला, ये सारा का सारा मरुस्थलीय मृदा से ढका है। ठीक है, तो भारत में मरुस्थलीय मृदा का केवल इतना ही भाग है जो ढका है मरुस्थलीय मृदा से। ठीक है, अब मरुस्थलीय मृदा की अगर बात करें तो ये अधिकतर लवणीय होती है। लवणीय मतलब ज्यादा इसमें खारापन होते हैं, और इसीलिए कुछ कुछ जिलों में इसमें से सुखाकर वाष्पीकरण द्वारा नमक भी निकाला जाता है। जो अपनी मरुस्थलीय मृदा है वहां पर कुछ झीलों से वाष्पीकृत करके नमक भी निकाला जाता है। राजस्थान की सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उससे नमक का उत्पादन बहुत सारा होता है, वो तो आपने सुना ही होगा। और अगर जो अपनी मरुस्थल की मृदा है उसमें ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस जो सड़े गले जीवांशों का जो जीवांश होता है वो नहीं होता है मरुस्थलीय मृदा में। और जो मरुस्थलीय मृदा है वहां पर जलवाष्पन दर अधिक होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एक तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण वहां पर क्या है, जल की कमी रहती है, और इसी कारण वहां पर जैसे ही जल आता है तो वह बहुत जल्दी वाष्पीकरण होता है। तो वहां पर जल वाष्पन दर अधिक है, वहां पर शुष्क क्षेत्र है, और अगर उस पर पानी आ जाए तो एक बार तो सोख लेगी लेकिन वो दोबारा थोड़ा कम कम सोखेगी। ये उसकी प्रकृति है। अगर 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 था ये मरुस्थलीय वन की जो मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, इसके अंदर हम अगर नीचे जाएं तो नीचे जाने पर कैल्शियम जो पौष्टिक तत्व है उसकी बढ़ोतरी होगी। जो अपना कैल्शियम पौष्टिक तत्व है उसकी बढ़ोतरी होगी। यह लवणीय है, यह इसमें जल की जो वाष्पन दर है वो अधिक है, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है,
एक धूप होती है और तापमान अधिक होने के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। और ये लवणीय भी होती है। कई क्षेत्रों में इससे नमक भी निकाला जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि इससे नमक भी निकाला जाता है। तो यही इतनी सी अपनी है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा मैं आपको वापस से बता देता हूँ। ये भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, जो जैसलमेर जिले वाला जो हिस्सा है वहां पर पाई जाती है, जो राजस्थान वाला हिस्सा है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, यह लवणीय होती है, इसी के कारण कई क्षेत्रों में इसमें से नमक निकाला जाता है झीलों में जल को वाष्पीकृत करके। यह शुष्क होती है, मतलब ये इसमें जल जो है उसकी कमी होती है। यह जल वाष्पन दर अधिक होती है। जल वाष्पन दर अधिक होती है मतलब यहाँ पर शुष्क तापमान होता है, गर्म होता है। तापमान अधिक होने के कारण जल टिकता नहीं है, वाष्पीकृत हो जाता है, ह्यूमस रहित होता है। ह्यूमस क्या होता है? जो सड़े गले जीवों का जीवाणु, सड़े गले ये होता है ह्यूमस, जो सड़े गले जीव है उनका अंश। ठीक है, तो इसे कहते हैं ह्यूमस। इसमें ह्यूमस नहीं होता, जो जलोढ़ मृदा में बहुत होता है वहां पर इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसमें कैल्शियम की बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर जो है ज्यादातर कम ही खेती की जाती है, गहन कृषि नहीं की जाती, यहाँ पर सिर्फ जीविका कृषि की जाती है। तो ये थी अपनी मरुस्थलीय मृदा, बहुत ही छोटी मृदा थी और हमने बात कर ली थी लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। और आगे हम बात करेंगे, जो हमारी नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज मृदा वाला सारा टॉपिक खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब